नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात, जिसमें आज शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी के एक टनल में फंसे हुए मजदूरों की खबर से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बीते 3 दिनों से एक निर्माणाधीन सुरंग में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। अब तक इन मजदूरों को निकाला नहीं जा सका है। इसमें लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पे लैंडस्लाइड भी हो रही है, जिसकी वजह से बचाव के काम में मुश्किल आ रही है। अब वायुसेना के विमान से एक ड्रिलिंग मशीन यहां पर लाई जा रही है और इसके जरिए काम में तेजी आएगी, ऐसी उम्मीद है। इधर आज सुबह सुरंग में फंसे हुए मजदूरों के साथी मजदूरों ने घटनास्थल यानी कि सिलक्यारा में हंगामा शुरू कर दिया है, क्योंकि इस हादसे को 3 दिन गुजर गए हैं। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है, एक पाइप जैसे बनाकर उससे मजदूरों को सांस लेने की हवा है या कुछ पानी खाना ये सब पहुंचाया जा रहा है। ये जो साथी मजदूर हैं, उन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की है और आरोप है कि बचाव का काम जो है उसमें कोई तेज़ी नहीं लाई जा रही है और वक्त बीतता जा रहा है। और इसी बीच अब ये खबर है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और बचाव दल के लोगों के साथ संपर्क में भी हैं। फंसे हुए लोगों तक ऑक्सीजन, खाना पानी और दवाइयाँ पहुँचाने का रास्ता बनाया गया है। खबर ये भी है कि अब एक हाईटेक ड्रिलिंग मशीन वहाँ पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा पहुँच रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री के बात सुनते हैं, जो कि इस समय राजस्थान के बाड़मेर में है। चिंता रहती थी, ये आपका भाई, आपका बेटा, उसने करोड़ों करोड़ों शौचालय बनाए ताकि मेरी माताओं बहनों को इज्जत मिले। मैं चाहता था कि महिलाओं के नाम भी संपत्ति हो। आज भाई दूज का त्योहार है। मेरे देश की माताएं बहनें सुने, परंपरा से हमारे देश में अगर घर होता है तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर, खेत पति के नाम पर, पिता के नाम पर, दुकान पति के नाम पर, पिता के नाम पर, गाड़ी लाए, स्कूटर लाए तो वो भी पिता के नाम पर, पति के नाम पर। और पिता पति ना हो तो बेटे के नाम पर। महिला के नाम कुछ नहीं होता है। कुछ क्या महिलाओं के नाम पे होता है क्या? आपका भाई, आपका बेटा ये स्थिति स्वीकार नहीं कर सकता है और इसलिए आपके इस भाई ने तय किया, भाई दूज का दिन है, मेरी माताएं बहनें, पीएम आवास योजना के जो मकान देते हैं ना, वो घर मालिकी हक उस परिवार की महिला के नाम किया जाता है। अब मालकिन मेरी माताएं बहनें बनती है। राजस्थान की मेरी गरीब माताओं बहनों को राशन की चिंता से मुक्ति भी आपके भाई ने अपना कर्तव्य निभाया। याद करो, कोरोना का कैसा काल था। मौत मंडरा रही थी कोविड में। हर परिवार चिंता में था, कहीं घर में कोविड आ गया तो पता नहीं किसको ले जाएगा। यमराज बन के भटक रहा था। सब कुछ ठप पड़ा था।
रोजी रोटी कमाने बाहर गए बच्चे भी घर लौट के आ गए थे। मां भी कहती थी बाहर नहीं जाना है, सहन कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन बेटे कहीं बाहर मत जाओ, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। आपका ये दर्द, आप ये पीड़ा आपके बेटे ने, आपके भाई ने सुनी और मैंने तय किया कि एक भी गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मेरे देश का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। बच्चे को भूखा देखकर किसी मां के आंख से आंसू नहीं बहेंगे, ये स्थिति मैं करूंगा। और तब जाकर के अनाज के भंडार खोल दिए, 80 करोड़ परिवार लोगों को, 80 करोड़ भाई बहन को मुफ्त में अनाज देना शुरू कर दिया। हम तो राजस्थान के लोग हैं, दया पुण्य में भी विश्वास करते हैं। आप मुझे अपने घर पे कोई गरीब आ जाए या अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, उसको रोटी खिलाते हैं तो मन में संतोष होता है कि नहीं होता है? जरा सबके सब जवाब दो। जिसने नहीं खिलाई है मत देना, जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया वो बताइए, संतोष होता है कि नहीं होता है? जब ऐसा पुण्य काम करते हैं तो प्रधानमंत्री चुनावी सभा में बाड़मेर में है इस समय, वहां पर प्रधानमंत्री की रैली है। कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री का हमला है। भाई दूज के मौके पर महिलाओं के लिए तमाम ऐलान कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ये मंजूर नहीं कि उनके देश का कोई भी बच्चा जो है वो भूखा सोए। तो ये तमाम बातें और चुनाव वहां पर सर पे हैं, तो ये चुनावी यात्राएं, रैलियां जो हैं वो जारी हैं। हम वापस चलते हैं अपनी खबर पे। जब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में एक टनल में फंसे हुए मजदूरों की, और 3 दिन गुजर चुका है, और इससे लेकर वहां पर जो साथी मजदूर हैं, इन मजदूरों के, वो बहुत नाराज हैं। उनका ये आरोप है कि जो बचाव का काम है वो बहुत धीरे चल रहा है, इसमें तेजी आनी चाहिए। तो आपको सुनाते हैं कुछ इन मजदूरों की बात जो वहां पे आज विरोध कर रहे थे। 5 दिन हो गए, यहाँ पे प्रशासन जो भी है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मशीन ला रहे हैं तो सब पुरानी ला रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है लोकल जनता वो कर रहे हैं कि भाई मशीन मंगाओ, मशीन लाओ, ये उनको बाहर निकालो किसी भालों से। एक मशीन मंगाई और वो खराब हो गई। अभी बैकअप के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी बोल रहे दिल्ली से मशीन आई, कितना टाइम दिल्ली से यहाँ मशीन आते आते लगेगा? और इनका कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा सर। एक से ये टीमें आ रही यहाँ पे, कौन क्या कर रही है? जा रही है कंपनी अंदर में, एक मशीन घुसा रही है, बोल आ रहे बाहर, बोला सक्सेस नहीं है, सक्सेस नहीं। तो यहाँ लाना चाहिए था, एक मशीन होना चाहिए। तो 1 B 2 C D होता है ना भाई साहब। आप बताइए, एक मिशन फेल हो गया कंपनी का, दूसरा मिशन तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो भी मिशन, अगर उसका पर क्या हम लोग भरोसा करें? अगर वो भी फेल हो जाएगा फिर हम लोग 4 दिन का फिर समय मिल जाएगा। अंदर में जो आदमी फंसा है उसका हौसला टूट गया, वो बोल रहा है हम लोग कितना भरोसा करें। 75 घंटे होने के बाद भी मजदूरों का हंगामा बढ़ रहा है। ये देखिए जिस तरीके से मजदूर पीछे, आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध कर रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार इन मजदूरों का एक ही कहना है कि लंबा समय हो चुका है लेकिन अभी तक ये लोग नहीं निकले हैं। अब मिशन फेल हो जाएगा तो फिर क्या भरोसा है? क्या भरोसा इस मिशन पर है? एक मिशन फेल हुआ, अभी तक 24 घंटा हो गया, वो दूसरा काम में अभी इंतजाम नहीं हुआ। वो मशीन का हम लोग का भरोसा दिया जा रहा है। अगर वो मशीन फेल हो जाएगा फिर हम लोग किस पे भरोसा करेंगे? एक मशीन फेल, लगातार ये मजदूरों का आपका काफी लंबा समय हो गया, नहीं निकल पा रहे? नहीं निकल पा रहे सर, बहुत दिन हो रहा है, 4 दिन हुआ है फंसे हुए। वो लोग भी दुख तकलीफ से पड़े हुए हैं। तो हम लोग का आदमी चाहिए, आज किसी भी हालत में हम लोग का आदमी चाहिए। बिल्कुल नाराजगी काफी है क्योंकि कई चीजें फेल होने के बाद ये देखिए पुलिस के साथ इनकी भिड़ंत हुई अभी, और लगातार इनका एक ही कहना है कि आखिर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। और लगातार
पुलिस इनको समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगता है कि ये कर नहीं पा रहे हैं। भाई साहब, लंबा समय हो गया नहीं निकल पा रहे लोगों को। सर मेरा ये है बोलना कि हमारा प्रोसेस 5 दिन से कंटिन्यू रेडी में है। हमारा जो मतलब शासन प्रशासन जो आया है बाहर से, NDRF SDRF, इन्होंने भी क्या किया, अभी तक इनको एक मौका भी नहीं दिया गया है मेरे ख्याल से। और जो हमारे कंपनी के मेंबर्स हैं, वो जो हमारे हेड ऑफिस स्टाफ है जो भी है, उन लोगों ने आज 4 दिन हो गए प्रोसेस को करते हुए, कुछ किया नहीं है। बिल्कुल ये नाराजगी दिखा रहे हैं। और इस वक्त अगर आपके लंबा समय हो गया, 75 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक 75 घंटे नहीं सर, शनिवार को आदमी घुसता है, शनिवार को पांचवां दिन है, 5वां दिन है। अभी तक खाना पानी कुछ नहीं गया, लोग झूठ बोलता है, सब मजाक बना के रखा है। सर हम अंदर में काम करता हूँ, हम अंदर में काम करता हूँ सर, हमको मालूम नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा, ये विरोध में है। तमाम स्थानीय मजदूर, बाहर के जो तमाम मजदूर है वो भी यहाँ पे लगातार विरोध कर रहे हैं और इनका एक ही कहना है कि आखिर उनके लोगों को कब निकाला जाएगा। सिलकारा टर्नर से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। नाराजगी काफ़ी है और नाराजगी वाजिब है। बहुत सारे मजदूरों का ये कहना है कि ये 3 दिन नहीं, शनिवार की रात से ये हो रहा है और मशीन अगर आ रही है तो एक मशीन नाकाम हो गई, फेल हो गई, अब कैसे भरोसा करें कि जो दूसरी मशीन आ रही है वो कामयाब होगी। कुछ का ये भी कहना है कि खाना पानी कुछ भी नहीं मिल रहा। जाहिर है कि हालात बहुत गंभीर हैं, वहाँ पर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मूल बात यह है कि मजदूर, जो 40 मजदूर हैं, वो अभी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सका है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे बचाव के काम में मुश्किल है। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं भूवैज्ञानिक यशपाल सुंदरयाल। धन्यवाद आपका। इस मामले पर जो ये जगह है वहां पर मुश्किल क्या हो रही होगी बचाव करने में, आपसे जानना चाहेंगे। लैंडस्लाइड्स भी हो रही है और इसलिए भी कहा जा रहा है कि बचाव के काम में मुश्किल है। कैसी स्थिति दिख रही है? देखिए नगमा जी, पूरा हिमालय जो है बहुत संवेदनशील है, चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे भूकंप हो, किसी तरह का भी, क्योंकि हिमालय को हम कहते हैं कि पूरा हिमालय हैजार्डस है और यहाँ पे हमें बहुत ही अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। चाहे वो हम सड़कों को चौड़ी करें या चाहे हम कोई टनल बनाएं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो टनल बन रही थी, 4.5 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, और इस टनल में जो लगभग 65 से 70 मीटर का हिस्सा गिरा हुआ है, वहाँ पे अच्छी प्रकार से जो है सपोर्ट सिस्टम शायद नहीं दिया गया था। और हिमालय में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें जो है, मैंने पहले आपसे कहा कि अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है, और उसी के कारण जो है, चूंकि हमने उस सावधानी को नहीं बरता, हम लोगों ने जो है सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं दिया, इसलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया। और अभी जो आप कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड हिमालय में तो ये चोली दामन का साथ है, लैंडस्लाइड होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये उस मलबे को ड्रिल करेंगे तो उसके आगे, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो ड्रिल मशीन होगी, अगर कोई बड़ा बोल्डर उसके बीच में होगा, क्योंकि लूज मटेरियल है वो, उसके बीच में बड़े बोल्डर भी हो सकते हैं। और जहां पे ये टनल बन रही है वहां पे बहुत ही सॉफ्ट रॉक है, जो कि हम उसको जियोलॉजिकल लैंग्वेज में फिलाइट रॉक बोलते हैं, जिसमें कि क्ले मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये रॉक जो है बहुत कमजोर रॉक है, और जब यहाँ पे टनल का निर्माण हो रहा था तो जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको जो है क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और तो यशपाल जी, ऐसे में आपने शुरुआत में ही कहा कि हिमालय बहुत कमजोर फ्रैजाइल माउंटेन्स है और यहाँ पर लैंडस्लाइड्स तो होती ही रहती है। यहाँ पर अगर आप निर्माण का काम करें तो यहाँ पे और भी ज्यादा अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, किस तरह की और यहाँ प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, क्या क्या यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे सर, जो नहीं किया गया होगा जिस वजह से ये हादसा हुआ है? जी, देखिए ऐसा है, पहले 4.5 किलोमीटर की कोई टनल बन रही है तो उसमें बीच में ऐसी कुछ एडिट बनाई जाती हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे जहां से निकासी हो सके। तो एडिट में क्या होता है कि उसका एक सिरा बाहर की तरफ खुलता है, अंदर वो टनल में जाती है। तो एक तो इन्होंने ये सिस्टम यहाँ पे नहीं किया हुआ है कि जहां से कि लोग निकल सके। 4.5 किलोमीटर पे कम से कम 2 एडिट या 3 एडिट इनको बनानी चाहिए थी, जहां से इमरजेंसी में एग्जिट कर सकें, लोग बाहर निकल सकें, पहली बात। दूसरी बात, जब ये टनल बन रही थी तो लगभग इसका 200 मीटर का हिस्सा इन्होंने जो है अच्छी तरह से अभी उसको लाइनिंग कर दिया है, उसको सपोर्ट सिस्टम अच्छा दिया हुआ है, लेकिन जो अंदर का पूरा हिस्सा है
उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही वीक है। अगर सपोर्ट सिस्टम वीक नहीं होता तो ये हादसा नहीं होता। अब आप शॉर्ट के प्रेशर से अगर आप कंक्रीट डालेंगे और सीलिंग पे, छत पे जो है आप ये मान के चलेंगे कि ये जो है इसको रोक देगा, तो ऊपर का इतना वेट वाला मटेरियल है, उसको कंक्रीट, मात्र कंक्रीट कैसे रोकेगा? जी, उसमें आपको जो है, आपने ये दो बातें तो बताई कि क्या होना चाहिए था। एक तो एग्जिट भी होना चाहिए था कोई, और वो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि मजदूर फंसे हुए हैं। 4.5 किलोमीटर का टनल है। कहा जा रहा है कि पाइप के जरिए इन्हें ऑक्सीजन, खाना पानी दिया जा रहा है। हमने बहुत सारे मजदूर जो बाहर में उनके साथी हैं और विरोध कर रहे हैं, उनका गुस्सा बहुत वाजिब है। वो ये कह रहे हैं कि ये भी शायद नहीं हो पा रहा वहां पर, और बचाव में बहुत सुस्ती है, बचाव कार्य में। पर आपको लग रहा है यहाँ पे बचाव कार्य मुश्किल भी बहुत होगा? कह रहे एक मशीन नाकाम हो गई, दूसरी मशीन आ रही है, जो ड्रिलिंग मशीन लाई जा रही है, क्या ये ड्रिलिंग मशीन से उस एरिया की जियोलॉजी को देखते हुए आपको लगता है कि किस तरह की और मुश्किलें आ सकती हैं अभी? नहीं, बहुत ज्यादा सावधानी इनको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो ड्रिलिंग मशीन चलेगी कितना वाइब्रेशन करेगी, और जो वहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे मशीन काम करेगी उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, वो भी देखने पहले जो है इन लोगों को इसका अंदाजा लगाना होगा। क्योंकि जो अंदर का मटेरियल है, जो अभी बता रहे हैं 65 से 70 मीटर का जो हिस्सा गिरा है, कहीं और अंदर अगर जैसी मशीन काम करने लगे, कितना उसका वाइब्रेशन होता है। मैंने आपसे कहा कि मुझे इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके जो इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट होंगे, उसका भी इनको पहले जो है अच्छी तरह से जायजा ले लेना चाहिए। लेकिन अब समय भी बहुत कम है, समय भी बहुत कम है। 3 से 4 दिन जो है वो गुजर चुके हैं, और ये मजदूर उसमें लगातार फंसे हुए हैं। ये वहाँ पर अंदर में क्या स्थिति होगी? हालांकि कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन और कुछ पानी और खाना उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन उसमें ट्रैप्ड रहना, और बाहर में यहाँ पे भी एक संकट है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये जो इलाका है सिलक्यारा, जिसमें ये निर्माणाधीन सुरंग है, वहाँ पे एक तो मूल बात है कि क्या इस तरह की सुरंग बननी चाहिए जब ये फ्रैजाइल माउंटेन्स हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कोई भी प्रोजेक्ट जब यहाँ पे बनता है, तो उस प्रोजेक्ट की पहले एक डीपीआर बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। अब इस टनल के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन पहले होने चाहिए थे इम्प्लीमेंटेशन से पहले, वो हुए हैं या नहीं, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैंने आपको पहले ही एक बात कही कि हिमालय में जो भी हम ये काम करते हैं, इसके लिए हमको अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, और ये कहीं ना कहीं इसके क्वालिटी के साथ, इसके सेफ्टी के साथ कहीं ना कहीं जो है कमी थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और ये जो इलाका उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, ये कितना ऊपर है, ये कितना रिमोट है? यहाँ पे क्या उस कंस्ट्रक्शन या लोगों की भीड़ और इसका भार उठाने के लिए केपेबल है? ये इलाका फ्रैजाइल है, माउंटेन्स, हिमालय, ये हम जान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे रास्ते नहीं हैं, और उनके पीछे भी पहले तर्क होता था कि लोग जाते थे, पैदल जाते थे, गाड़ियों की भीड़ नहीं होती थी। पर हम धीरे धीरे देख रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से भी, और जो इस एरिया की जियोलॉजी है, कंस्ट्रक्शंस किस हद तक यहाँ पे होने चाहिए, इस पे भी बार बार सवाल उठ रहा है। विकास अपनी जगह है, पर जैसा आप कह रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट बननी चाहिए कि कितना ये कि मुमकिन है, क्या ये होना चाहिए। तो चूंकि आप भूवैज्ञानिक हैं, आप इस इलाके की जियोलॉजी को जान रहे होंगे, तो कहाँ है ये इलाका, किस तरह का है ये इलाका, यहाँ पर ये जो सुरंग बन रही थी जहाँ लोग फंसे हुए हैं मजदूर? जी, ये इलाका जो है एक्चुअली एक जगह पड़ती है धरासू, जो उत्तरकाशी से पहले है, और वहां से ये टनल जो है सिल्यारा से लेकर डंडाल गांव तक, बड़कोड़ की तरफ जो है, उसमें ये टनल बन रही थी। उससे अगर ये टनल सक्सेसफुल हो जाती, तो यात्रियों को जो लैंडस्लाइड और अन्य रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उससे सहूलियत हो जाएगी। थोड़ा सा जो है, जो 15-16 किलोमीटर का जो पूरा एक सड़क का घुमाव है, वो भी कम हो जाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये टनल बन रही थी, तो एक तो इसकी डीपीआर अच्छी तरह से बननी चाहिए थी। दूसरी बात, जब हिमालय में आप किसी भी टनल को बना रहे हैं, अभी जो है ऋषिकेश से लेके और कर्णप्रयाग तक हमारी रेलवे टनल्स बनी है, उनमें से कई टनल्स में काम पूरा हो गया है। लेकिन जब उसके अंदर ट्रेन चलेगी, तो ये वो वक्त है कि जब हमें इन सब चीजों को इवोल्यूट करने का वक्त है, एक बार फिर से
जो जी। आपका ये सिलग्यारा वाला जो घटना हुई है, इससे सबक लेने की जरूरत है। और ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार है। ऐसी सही कहा। डेवलपमेंट एक्टिविटीज में ऐसे हर्डल्स पहले भी आए हैं, लेकिन हमने उनसे कितना सबक लिया, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उससे सीख पाए हैं नहीं, लोग। ये बिल्कुल और सही कह रहे हैं आप कि सबक लेने की ज़रूरत है, और पहले भी इस तरह के हादसे हुए, उनसे सबक जी, क्या लिया गया? अगर लिया जाता तो शायद बेहतर रिपोर्ट होती इसके ऊपर कि इस इलाके में क्या होना चाहिए, सुरक्षा के क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे, प्रिकॉशंस कैसी होनी चाहिए थी, और सबसे बड़ी बात कि जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए क्या सेफ्टी यहाँ पे बरतनी चाहिए थी कि अगर इस तरह का हादसा होता है तो क्या है बैकअप। बहुत धन्यवाद आपका सुंदरयाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम 5 की बात में, और उसके बाद दिखाएंगे कश्मीर के डोडा में एक सड़क हादसा। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये हादसा असार इलाके में हुआ है। यहाँ पर यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई है, और इस समय वहाँ मौके पे क्या हालात हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नज़ीर इस और जानकारी के साथ। नज़ीर जी, 36 लोगों की जो मरने की पुष्टि आधिकारिक तौर पे हुई है, 19 घायल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 और लोग मारे गए हैं, लेकिन उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट है हाल के दिनों में या रिसेंट टाइम्स में जम्मू कश्मीर में, जब इतनी बड़ी तादाद में एक एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में लोग मारे गए। क्या वजह है इसकी कोई एक निष्पक्ष जांच की बताएगी, लेकिन एक बात साफ है, ये जो बस थी ओवर क्राउडेड थी, उसमें 55 से ज्यादा पैसेंजर्स थे, यात्री थे। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स है कि इस बस के पास वैलिड रूट परमिट नहीं था, और किसी वैलिड रूट परमिट के बगैर भी ये किश्तवाड़ और जम्मू के दरमियान चल रही थी। आज 11:30 बजे सवेरे जब ये किश्तवाड़ से निकली और असर एक जगह है डोडा में, वहां पहुंची, वहां एक घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ। ये खाई में गिरी जो 400 फीट से ज्यादा गहरी है, तो उसमें गिरी। इसमें कई घंटे लगे जो राहत कार्य में, जिसमें जख्मियों को वहां से निकालना, लाशों को वहां से निकालना एक बड़ा चैलेंज था रेस्क्यूअर्स के लिए। लेकिन इस एक घटना से, एक्सीडेंट से ये साफ हो रहा है कि किस तरह रूल्स को फ्लाउट किया जाता है, चाहे ओवर क्राउडिंग हो या रूट परमिट न होना। ये जाहिर सी बात है कि अधिकारी कहाँ थे, लॉ इन्फोर्समेंट कहाँ था, क्यों इस बस को इस तरह चलने दिया गया इतनी देर तक, और कई महीनों तक इसके पास कोई वैलिड रूट परमिट नहीं था। वैलिड रूट परमिट नहीं था आप कह रहे हैं, और ओवर क्राउडेड थी बस। इसमें 50 से आप कह रहे ज़्यादा लोग थे, 36 लोगों की मौत की खबर है, तो इसमें घायल भी लोग हुए हैं, और उन्हें कहाँ ले जाया गया है इलाज के लिए, और क्या स्थिति है अस्पताल की वहाँ पे? जख्मियों को डोडा के मेडिकल कॉलेज में लिया गया, कुछ जख्मियों को एयरलिफ्ट करके जम्मू के मेडिकल कॉलेज में लिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। जैसे मैं बताया, 19 जो जख्मी, उनमें 6 की काफी खराब हालत बताई जा रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मरने वालों की तादाद है 39 तक पहुंची है, लेकिन हम अभी तक यही कहेंगे कि 36 मरे हैं जो अभी तक अधिकारी तौर पे हमें मिला है। जो ये अधिकारी तौर पे हमें अपडेट, जो मरने वालों की जो संख्या उसमें बढ़ने की जो बात है आ जाएगी, वो हम बताएंगे। लेकिन अभी तक हम बताएंगे जो अनऑफिशियल है, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है 39, ऑफिशियली कन्फर्म्ड है 36 लोग मारे जा चुके हैं, 19 जख्मी हैं, और जख्मियों में से 6 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। जी जी नज़ीर, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बहुत बड़ा हादसा है ये, हाल के दिनों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा हादसा, जैसा नज़ीर बता रहे हैं, इसमें एक ओवर क्राउडेड बस जो है वो गिरी है। डोडा में सड़क हादसा हुआ है। ये भी खबर आ रही है कि बस के पास जो है वो वैलिड परमिट नहीं था, रूट परमिट नहीं था, और बस की जो कैपेसिटी, जो जितने लोग उसमें आ सकते थे उससे कहीं ज़्यादा लोग इसमें मौजूद थे। ज़ख्मियों का इलाज चल रहा है, डोडा में नहीं ले जाया गया, उसके बाद जम्मू लाया गया है, लेकिन इसमें 35 या 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम,
और ब्रेक के बाद कुछ चुनाव से जुड़ी खबरें। आज छत्तीसगढ़ में जहां 17 को वोटिंग है, आखिरी दिन है कैंपेन का, तो चुनाव प्रचार अब थम गया है। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, बल्कि चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है। 5 तो बज गए। कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत इन कुछ दिनों में लगा दी है। मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी दोनों ही दल के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचकर एक पर एक रैलियां करते रहे। छत्तीसगढ़ में अमित शाह गए, जेपी नड्डा गए, राहुल गांधी वहां पे पहुंचे और कल ही वहां पर प्रियंका गांधी भी पहुंची, जहां पर उन्होंने एक आम सभा भी की और एक छोटा सा रोड शो भी किया है। आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ के बारे में। इस बार आपको जरा 3 दीपावली मनाना है भाई, मनाओगे क्या? मगर पूछो तो सही कोरबा वालों कि 3 दीपावली किस चीज के लिए मनानी है? मैं बता दूं, देखो, एक दीपावली आप मना चुके, ठीक है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को कमल फूल की सरकार बनाकर मनानी है, मनाओगे क्या? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी है। गृह मंत्री वहां थे। उसके पहले कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारक भी वहां पर पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में भी रही और प्रियंका गांधी ने कल छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में रैली की, वहां पर उनका रोड शो था, आम सभा भी एक की और अब मध्य प्रदेश के सीधी में भी वो रैली करके चुनाव प्रचार उन्होंने किया है। बीजेपी पे निशाना साधा है। मतलब क्या था मोदी जी का, तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। प्रियंका गांधी कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खबर इजराइल से। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इजराइल की सेना जो है, इजरायली डिफेंस फोर्स घुसी है अब गाजा के अल शिफा अस्पताल में। इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध जारी है, इसमें इजरायली सेना अब अल शिफा अस्पताल के अंदर तक पहुंच गई है और इजरायली सेना ने ट्वीट करके ये कहा है कि उनके जवान शिफा अस्पताल के अंदर टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। इजरायली सेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर यह कदम उठाया गया है। तस्वीरें भी जारी हुई हैं और यह दावा है कि अस्पताल के अंदर हमास के आतंकी मौजूद हैं और सेना ने फिर से दोहराया है कि उनकी लड़ाई हमास से है, गाजा के नागरिकों से नहीं। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास 12 घंटे के अंदर अस्पतालों से सैन्य कार्रवाई रोके। इधर अरब इस्लामिक समिट में शामिल देशों ने इजरायल की कड़ी निंदा की है। गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में इजरायल का सैन्य अभियान जारी है। इस अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में मरीज और जख्मियों के अलावा हजारों की तादाद में लोगों ने शरण ले रखी है, लेकिन इजराइल का दावा है कि इस अस्पताल के बेसमेंट से, भूतल से और नीचे जो सुरंग है उससे जो हमास है वो अपना एक कमांड मुख्यालय जो है वो चलाता है और इस बात की तस्दीक अमेरिका की तरफ से भी की गई है कि उसके पास इस प्रकार के इंटेलिजेंस इनपुट हैं कि यहाँ से हमास जो है अपनी गतिविधियाँ चलाता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कल ही कहा गया था कि इजराइल जो है यहाँ इस हॉस्पिटल में अपने सैन्य अभियान को जो है वो सीमित रखे और जो इजराइल की तरफ से आज एक फ़ोटो जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो सूचना उनके पास है, खुफिया सूचना, उसके आधार पर वो अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई कर रही है। पहले भी एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया गया था अल शिफा
शिफा हॉस्पिटल के नीचे भूतल को दिखाते हुए इस एनिमेटेड वीडियो में, और ये कहा गया था कि यहाँ से जो हमास है वो अपनी गतिविधियाँ चलाता है, अपना एक मुख्यालय चलाता है। तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद जो है इजराइल उसने इस हॉस्पिटल को, और न सिर्फ इस हॉस्पिटल को बल्कि रंतीसी हॉस्पिटल जो है वहाँ भी उसने कार्रवाई की है। कल एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें जो IDF के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये दिखाया था कि किस तरीके से सुरंग का जो मुहाना है वो उस हॉस्पिटल की तरफ खुलता है, और जाहिर सी बात है कि पूरा जोर इस बात पर है कि कैसे हॉस्पिटल को एक आड़ के तौर पे और वहाँ पे जो लोग हैं उनको मानवीय ढाल के तौर पे हमास जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच UN की जो एजेंसी है उसने ये कहा है कि 35 में से गाजा में जो 35 हॉस्पिटल है उसमें से 22 ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। इसके पीछे की वजह ये है कि न तो वहाँ पर फ्यूल है, कहीं पर जो बमबारी है उसकी वजह से जो नुकसान है वो काफ़ी हुआ है, और हॉस्पिटल ने काम करना बंद कर दिया है, और ऐसे में मरीजों की जो इलाज है उसको लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है। हर दिन की बमबारी में सैकड़ों लोग जो हैं या हज़ारों लोग जो हैं वो घायल हो रहे हैं। 28,000 से ज़्यादा घायलों की तादाद अभी है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जो हमास की तरफ से जारी किया गया आंकड़ा है उसके मुताबिक। तो इस बीच जो ये हॉस्पिटल में जो एक ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर काफ़ी जो आलोचना है वो हो रही है। जो अरब इस्लामिक समिट हुआ था उसमें भी इजराइल को युद्ध अपराध का दोषी माना गया था। 57 देशों ने एक सुर में इस बात को कहा कि इजराइल जो है वो गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है। तमाम जो युद्ध विराम की जो अनुरोध है उस अनुरोधों को ठुकरा चुका है। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन पॉज के तौर पे 4 घंटे के लिए युद्ध रोकने की जो हर दिन की एक बात पे राजी हुआ था इजराइल, उस पर वो चलता नजर आ रहा है। लेकिन उसका जो मकसद ये है कि उत्तरी गाजा से जो लोग हैं वो दक्षिणी गाजा चले जाएं, और इसलिए उस कॉरिडोर का इस्तेमाल करें जो इजराइल ने दिया हुआ है। 2 कॉरिडोर हैं, तटीय तरफ से जाता है और एक जो ज़मीनी रास्ता है, अंदरूनी रास्ता उसकी तरफ से जाता है, जिसका इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है। और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे हैं। तकरीबन 16 लाख लोग अभी तक अपने घर बार को छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं, और उनके पास खाने पीने की चीज़ों से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें हैं। युद्ध का 40वां दिन है और किसी भी तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि इजराइल रुकेगा। उसका साफ ये कहना है कि हमास के खात्मे तक वो नहीं रुकेगा। इतना ज़रूर है कि वो जो 4 घंटे के ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए तैयार हुआ है, लेकिन जिस तरह की स्थिति वहाँ अस्पतालों में बनी हुई है, जिस तरह के दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं, इसमें न सिर्फ वहाँ के आम लोग बल्कि जो मरीज हैं उनकी जान को भी खतरा है। और दुनिया के देश जो हैं इस बात को लेकर लगातार जो इजराइल है उसको एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, एक तरह से उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल जो है अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कृतसंकल्प है, और यही उसके रिजॉल्व में अब तक नजर आया है। और दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है जो शुक्रवार तक चलेगा। भारत के साथ ही 20 दूसरे बड़े देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन लगातार दूसरी बार धूम मची है तेजस और ध्रुव की। दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो दुबई में हो रहा है, और दुबई में डंका बज रहा है भारत में बने हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान की। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की ताकत दिख रही है तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का स्वर भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि दुबई एयर शो में केवल भारतीय वायुसेना ही हिस्सा ले रही है, बल्कि दुनिया के 20 बड़े देश भी अपने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के साथ यहां आए हुए हैं। लेकिन जलवा तो तेजस और सारंग का है। यही वजह है कि लगातार दूसरी बार भारतीय वायुसेना को सारंग और तेजस के साथ आमंत्रित किया गया है। इससे यह भी पता लगता है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में रणनीतिक साझेदारी कितनी आगे बढ़ चली है। अब बात करते हैं तेजस की। अपनी कैटेगरी का दुनिया का सबसे हल्का और छोटा एयरक्राफ्ट है। सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता है। वजन है मात्र 6.5 टन, और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल मल्टी रोल के लिए किया जा सकता है। यानी आप हवाई सुरक्षा भी कर सकते हैं, हवाई से हमला भी कर सकते हैं, अटैक और डिफेंस दोनों कर सकते हैं। स्पीड है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें 9 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं। इसका सीधा मतलब है इसमें आप अपनी जरूरत के मुताबिक बम लगा सकते हैं, रॉकेट लगा सकते हैं, मिसाइल लगा सकते हैं। ग्लास कॉकपिट है, बियॉन्ड विजुअल रेंज का जो मिसाइल है वो भी इसमें लग सकता है। तो हर तरह की जरूरतों के मुताबिक फिट है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इतने सालों से भारतीय वायुसेना में फ्लाई कर रहा है, लेकिन आज तक कोई भी तेजस हादसे का शिकार नहीं हुआ है।
सिंगल इंजन है, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें इंजन लगा हुआ बहुत ताकतवर अमेरिकी जीई इंजन लगा हुआ है। तो हर लिहाज से जो वायुसेना की जो जरूरत है इस कैटेगरी में बहुत फिट बैठता है। अब दूसरे अगर बात करते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की, वह भी भारत में बना हुआ है। यानी तेजस और जो सारंग है हेलीकॉप्टर जो ध्रुव जिसको कहते हैं, ये दोनों जो है HAL ने बनाया हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया हुआ है। देश में ही डिजाइन किया हुआ है, विकसित किया हुआ है। दुनिया का इकलौता जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। नमस्कार, गुगली में आपका स्वागत है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो वानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा था, उसमें पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। भारत ने 397 रन बनाए हैं और न्यूजीलैंड को 398 रन का लक्ष्य दिया है। और ये मैच जो है अभी अभी खत्म हुआ है और ये एक बहुत बड़ा टोटल आप कह सकते हैं कि भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा है। इसमें विराट कोहली का शतक आया है, इसमें श्रेयस अय्यर का शतक आया है और भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक जो है 397 रन का टोटल न्यूजीलैंड के लिए लगाया है। न्यूजीलैंड को अब ये मैच जीतने के लिए 398 रन बनाने होंगे। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और जाहिर तौर पे ये बहुत आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए। 400 का आंकड़ा किसी भी टीम के लिए, यहाँ कोई भी मामूली टीम भी होती तब भी उनके लिए मुश्किल होता। और हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं, विजय दहिया हैं और भी हमारे साथ क्रिकेट के मेहमान हैं और हम उनके पास फ़ौरन चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बाबा ये भी रही इसमें कि रोहित शर्मा ने बहुत शानदार नींव रखी, जिस पे विराट कोहली या बाकी बल्लेबाज इस तरह से खुल के खेल पाए। शुभमन गिल ने प्लेयर है जो उन्होंने एक बार फिर से साबित किया कि किस ढंग से जो है तैयारी की है टीम इंडिया ने, किस तरह से जो है ओपनिंग पेयर ने जो है एक तेज शुरुआत के बाद टीम को हमेशा आगे रखा है और रोहित की रफ्तार जो है वो लगातार बनी हुई है। विजय दहिया साहब हमारे साथ है। विजय सर बताइए, ऐसे ही उम्मीद कर रहे थे, चेहरे खिले हुए लग रहे हैं। जहाँ तक आपने रोहित का जिक्र किया, उनसे हम यही उम्मीद कर रहे थे कि उनकी तरफ से एक बार फिर वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट देखने को मिलेगा जो पूरा इस वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिला है और वही करते हुए नजर आया। और आप देखें किस तरीके से हर बार वो एक टोन सेट करी है उन्होंने। 7 ओवर 2 गेंदों में 70 रन थे जब वो आउट हुए और उसमें से आप देखिए कि खुद उन्होंने कितने रन बना रखे थे। तो वो टेम्पलेट जो इंडिया का था, जो खेलने का तरीका था, उससे मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है और वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जो न्यूजीलैंड की टीम है ये 4 प्रमुख गेंदबाजों के साथ खेल रही है, उनके ऊपर आप दबाव डालेंगे तो फिर क्या विकल्प हो सकते हैं। और क्या कमाल का दबाव डाला है उन्होंने शुरू किया और आखिरी तक आप देखिए किस तरीके से जो हम इस पूरे वर्ल्ड कप में कहते हुए आए हैं कि भारतीय बल्लेबाजी एक अलग स्तर की बल्लेबाजी करती हुई नजर आई है। आज कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि जो न्यूजीलैंड के बारे में जितनी बातें करी जा रही थी या सेमीफाइनल के दबाव के बारे में बातें करी जा रही थी वो कुछ भी नजर आया हो। कमाल का शो किया है आज भारतीय बल्लेबाजों ने। बिल्कुल कमाल। ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद हम आते हैं और इसी बात पर हम चर्चा लगातार जो है करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।